जय श्री राम बच्चों। आज हिंदी में हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे और व्याकरण में हमारा आज पाठ 1 है जिसका नाम है भाषा और व्याकरण। तो आपकी व्याकरण टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें पेज नंबर 5 जिसमें पहला चैप्टर है भाषा और व्याकरण। तो नाम से ही हमें पता चल गया है कि इस पाठ में हमें किसके बारे में बताया गया है, भाषा के बारे में और व्याकरण के बारे में। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण दोनों ही हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हमें भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने विचार को एक दूसरे तक नहीं बता पाएंगे, एक दूसरे को नहीं प्रकट कर सकेंगे। इसीलिए हमें भाषा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है और उसी के साथ व्याकरण का भी ज्ञान होना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि व्याकरण की शुद्धता से ही हम अपने भाषा में शुद्धता ला सकते हैं और अपने विचार एक दूसरे को प्रकट कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। यही सब हमें इस पाठ में बताया गया है, जो हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे और विस्तार से सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। बच्चों, ईश्वर ने आवाज़ और स्वर तो सभी प्राणियों को दिए हैं, जिसके द्वारा वह अपने भाव प्रकट करता है ना। ये बात तो सही है। आवाज़ और स्वर ये हम सबको दिए, हमें भी दिए हैं और प्राणियों, एनिमल्स, बर्ड, इन सभी को दिए हैं, है ना। जैसे देखो, कुत्ता कैसे करती है आवाज़, भौंक कर, है ना। चिड़िया चहचहा कर तथा शेर दहाड़ कर अपने भाव प्रकट करता है। भाव मतलब अपने विचार प्रकट करता है, लेकिन उनकी जो बातें हैं वो हम नहीं समझ सकते, वो खुद ही एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं। पर बोलने का वरदान केवल मनुष्य को ही मिला है। जी हाँ, यह बात बिल्कुल सही है। सिर्फ कौन बोलते हैं? हम मनुष्य, हम इंसान ही हम बोल सकते हैं। एनिमल, बर्ड्स ये सब बोल सकते हैं? नहीं। आरंभ में बच्चा केवल संकेतों द्वारा अपनी बात समझाता है। आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपनी बात कैसे बताते हैं? संकेतों मतलब इशारों से। आपने देखा होगा, जो बच्चे छोटे होते हैं, जो बोल नहीं सकते, तो वो अपनी बात कैसे बताते हैं? इशारों से बताते हैं, है ना। फिर छोटे छोटे शब्दों द्वारा। फिर बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तो छोटे छोटे शब्द यूज़ करता है, माँ, पापा, ऐसे छोटे छोटे वर्ड यूज़ करके वो अपने विचार, अपनी बातें बताने का प्रयास करता है और बाद में वाक्यों द्वारा अपनी बात कहता है। जिस तरह फिर हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अब अभी हम क्या करते हैं, हम हमारी बात बताना हो तो पूरे अच्छे से बोलकर अपने पूरे वाक्य का प्रयोग करके अपने विचार हम एक दूसरे को बता सकते हैं बहुत ही इजीली, और आगे वाले के विचार भी हम समझ सकते हैं। फिर आगे जाकर वह पढ़ना लिखना सीखकर अपनी बातें लिखकर बताने लगता है। पहले हम कौन सा रूप सीखते हैं भाषा का? मौखिक रूप। पहले हम बोलना सीखते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ से कौन सी भाषा सीखते हैं? लिखित रूप, लिखना सीखते हैं। फिर लिखकर भी हम अपनी बातें बता सकते हैं। धीरे धीरे उसी भाषा में निखार आने लगता है। इसी प्रकार वह सुनकर, बोलकर, बोलना, लिखना और पढ़ना सीख जाता है ना। स्टेप बाय स्टेप हम लोग बोलना सीखते हैं, फिर लिखना सीखते हैं, फिर पढ़ना सीखते हैं। तो ये कार्य, भाषा का कार्य स्टेप बाय स्टेप हम सीख जाते हैं। ये यहाँ पे इस पेज में बताया गया है। अब भाषा के और रूप है जो हम इसे पढ़ते हैं आगे। देखो, इस चित्र में 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही है। किस पे बातें कर रही है? टेलीफोन पे, फ़ोन पे बातें कर रही है ना। एक लड़की का क्या नाम है? अंशिका, और एक का रिया। रिया दोनों टेलीफोन पे बातचीत कर रही है। वे बोलकर अपनी बातें समझा रही है। यही भाषा है
है ना। ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातें कर रही है और ये भाषा का कौन सा रूप यूज़ कर रही है, बोलने वाला। बोलकर एक दूसरे को अपने विचार, अपनी बातें समझा रही है। तो इसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। हम भी ऐसे ही करते। अगर हमें अपनी बात एक दूसरे को बोलनी हो तो बोलकर या फिर लिखकर अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हुआ, भाषा। क्या हुआ, ये भाषा हुई। अब यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण दिया है आपको। कभी कभी हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। इस चित्र में, मतलब कौन से चित्र में, ये चित्र में अध्यापिका, ये जो अध्यापिका है वो क्या कर रही है, लिख रही है। देखिए ब्लैक बोर्ड पर, और बच्चे उसे क्या कर रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप, है ना। बच्चों को लिखकर समझा रही है, बच्चे उसे क्या कर रहे हैं, पढ़कर समझ रहे हैं। तो ये भाषा का लिखित रूप हुआ। फिर नेक्स्ट एक और रूप है भाषा का, देखिए। जानते हो बच्चों, संकेतों के द्वारा भी हम अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं। संकेत मतलब इशारे। इशारों के द्वारा भी हम अपनी बातें दूसरों को समझा सकते हैं। बिल्कुल, आपने देखा है ना ट्रैफिक पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस इशारे करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अभी हमें रुकना है या अभी हमें जाना है। तो वो इशारों द्वारा ही अपनी बात हमें समझाते हैं। और इस चित्र में देखिए एक अध्यापक बच्चों को इशारे में बोल रहे हैं कि सब शांत रहिए, है ना। तो ये कौन सा हुआ, संकेत हुआ, इशारा हुआ। लेकिन ये जो भाषा का प्रयोग है ये हम आमने सामने जब हो, एक दूसरे के सामने हो, एक दूसरे को देख पा रहे हो, तो ही इस भाषा का हम उपयोग कर सकते हैं। दूर बैठकर हम इस भाषा का उपयोग नहीं कर सकते, है ना। हम बिना देखे हमको थोड़ी ना पता चलेगा कि वो हमें क्या इशारा कर रहे हैं या क्या संकेत दे रहे हैं। इसके लिए हमें एक दूसरे के सामने होना ज़रूरी होता है। तो ये संकेतों द्वारा भी हम अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो ये था भाषा का संक्षिप्त रूप, छोटा सा रूप में आपको बताया गया है। अब हम भाषा के दो रूप है जिसे हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहला कौन सा रूप है, मौखिक रूप, मौखिक यानी बोलकर। और दूसरा रूप है लिखित रूप, लिखित यानी लिखकर। तो इन दोनों रूपों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। ये क्या है, भाषा की परिभाषा। अब हम भाषा के रूप पढ़ते हैं। तो भाषा के कितने रूप बताए मैंने आपको, दो रूप। पहला मौखिक रूप, मौखिक यानी बोलकर, और दूसरा लिखित रूप, लिखित यानी लिखकर। तो पहला रूप हम देखते हैं, मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे सुनकर समझता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं, है ना। जिस तरह अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। यहाँ पे एक उदाहरण भी दिया हुआ है। एक लड़का टीवी देख रहा है, टीवी में वो बोल रहा है और वो लड़का क्या कर रहा है, सुनकर समझ रहा है। तो ये कौन सा हुआ, मौखिक रूप। अब लिखित रूप देखते हैं। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरा उसे पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये अंकल लिख रहे हैं अपने विचार और इसे कोई और दूसरा पढ़ेगा और उसे समझेगा, तो वो कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप।
जिस तरह कक्षा में हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिख के आपको समझाते हैं और आप लोग क्या करते हो, ब्लैक बोर्ड का पढ़ते हो और उसे समझते हो, तो ये कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। तो बच्चों चलिए अब हम मौखिक रूप के और कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला देखिए, दादी जी और दादाजी क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो ये कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। फिर नेताजी भाषण दे रहे हैं, है ना। आपने देखा है बहुत सारे नेता बहुत सारी स्पीच देते हैं, तो वो बोलते हैं और बाकी सब लोग क्या करते हैं, उनकी बात सुनकर समझते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। फिर टेलीविज़न मतलब टीवी पर एक आदमी और एक महिला समाचार सुनते हुए। तो टीवी पे क्या चल रहा है, न्यूज़, और ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये न्यूज़ सुन रहे हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक रूप। तो ये मौखिक रूप के कुछ उदाहरण थे। अब हम लिखित रूप के, लिखित भाषा के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये अंकल के हाथ में समाचार पत्र है, समाचार यानी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में क्या होता है, सारी न्यूज़ लिखी हुई होती है ना। और फिर उस न्यूज़ को हम क्या करते हैं, पढ़कर समझते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। फिर एक अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं और बच्चे क्या करते हैं, फिर ये ब्लैक बोर्ड का पढ़कर समझते हैं। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। फिर एक लड़का देखो यहाँ पे पत्र लिख रहा है। तो वो क्या कर रहा है, पत्र में अपने विचार लिख रहा है और फिर ये पत्र वो जिसे भेजेगा वो क्या करेगा, उसे पढ़कर समझेगा। तो ये भाषा का कौन सा रूप हुआ, लिखित रूप। तो बच्चों आपको यहाँ पे लिखित और मौखिक रूप दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हमारे अगले अध्ययन की ओर, जो है कुछ पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, अन्य भाषाएं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात देखिए, यहाँ पे आपको लिखी हुई है, भारत में, देखिए भारत में हमारी कितनी भाषाएं हैं, 1600। कितनी भाषाएं हैं, 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है ना। कितनी इम्पोर्टेंट बात है ये हमारे लिए कि हमारे भारत में 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती है। उसमें से कुछ ही भाषाएं हमें पता है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं। संसार के अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं बोली व लिखी जाती है। हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी बात कहता है। अंततः सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती है। जी हाँ, ये बात तो हमें पता है कि संसार में सभी देश में अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, उनकी अलग अलग बोली होती है, उनकी अलग अलग लिखने का तरीका भी अलग होता है और हर व्यक्ति अपनी भाषा में बोलता है। तो उनमें से कुछ भाषाएं हमें यहाँ पे दी गई है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी भारतीय भाषाएं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कश्मीर में कौन सी बोली बोली जाती है, कश्मीरी। फिर पंजाब में पंजाबी, उड़ीसा में उड़िया, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटक में कन्नड़ और हमारे गुजरात में कौन सी भाषा बोलते हैं, गुजराती। तो ये सब हमारी भारतीय भाषाएं हुई। अब हम विदेशी भाषाएं देखते हैं। नेपाल में कौन सी भाषा बोली जाती है, नेपाली। मतलब नेपाल के जो लोग बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, नेपाली। जिस तरह हम गुजरात में रहते हैं और हमारी जो भाषाएं होती है उसे क्या कहते हैं, गुजराती, है ना। उसी प्रकार चीन में चीनी, स्पेन में स्पेनिश
ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं वो कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? अंग्रेजी। जर्मनी में जर्मन और फ्रांस में फ्रांसीसी। तो इस प्रकार ये 1600 भाषाओं में से कुछ भाषाएं हमें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारा दूसरा लिपि की ओर। लिपि यानी लिखना। लिपि यानी लिखना। जो हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। तो चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। हर भाषाओं को लिखने का अपना एक ढंग होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हर भाषाओं को लिखने का अपना एक तरीका होता है। जिस तरह हम गुजराती में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो सबका लिखने का तरीका, सबकी मात्राएं सब भिन्न भिन्न होती है ना, सबका अलग अलग ढंग होता है। उसे लिखने के लिए अलग अलग चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे लिपि कहा जाता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। सबकी मात्राएं अलग होती है। हिंदी की मात्राएं अलग होती है, इंग्लिश की अलग होती है, गुजराती में मात्राएं अलग होती है कुछ। तो सबके जो चिन्ह होते हैं उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी। हिंदी, मराठी और संस्कृत, ये जो तीनों भाषाएं हैं जिसे हम लिखते हैं और जिसे लिखने के लिए हम जिस लिपि का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। फिर पंजाबी की कौन सी लिपि होती है? गुरुमुखी। अंग्रेजी की कौन सी लिपि होती है? रोमन। उर्दू की कौन सी लिपि होती है? फारसीसी। बंगाल की कौन सी होती है? बंगाल लिपि। ठीक है, तो इस तरह सबकी अपनी अपनी लिपियाँ होती है। अब यहाँ पे हमें लिपि की परिभाषा दी गई है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे। भाषाओं को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, ये लिपि की क्या थी? परिभाषा थी। अब बच्चों देखो, यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, और वो क्या बात है कि भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, यानी हमारे इंडिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना, गुजराती, हिंदी, मराठी और बहुत सारी विभिन्न विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। उन सब में सबसे प्राचीन मतलब सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? पता है आप सबको? वो भाषा है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। ठीक है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात हमें बताई गई है। अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ उदाहरण दिया हुआ है कि एक ही वर्ड को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग किस तरह से बोला जाता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पे हमें दिए हुए हैं जिसे हम पढ़ते हैं और समझते हैं। आइए देखें भारतीय भाषाओं में कितनी समानता है। तो यहाँ पे ऊपर आपको भाषाओं दी गई है और यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं कि कौन सी भाषा में किस तरह बोले जाते हैं। पहला कौन सी भाषा है? हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बंगाल, तमिल, सिंधी, उड़िया। फिर यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। तो पहला देखो, हिंदी में हम पानी को क्या बोलते हैं? पानी। और संस्कृत में जल, पंजाबी में पानी, बड़ा नहीं आ जाता है, देखो पानी ऐसा होता है। और बंगला में जल, क्या कहते हैं बंगला में? जल। तमिल में तन्नी, त आधा न, फिर पूरा न, फिर बड़ी की मात्रा नी, तन्नी।
फिर सिंधी में भी पानी ही कहते हैं, जिस तरह हम हिंदी में कहते हैं ना पानी, वो। फिर उड़िया में जोड़ो, क्या कहते हैं? उड़िया में जोड़ो। तो देखिए, एक ही पानी वर्ड को अलग अलग भाषा में किस तरह अलग अलग बोला जाता है ना। अब दूसरा है पुस्तक। तो हिंदी में पुस्तक को पुस्तक ही कहते हैं, संस्कृत में भी पुस्तक कहते हैं, पंजाबी में क्या कहते हैं? किताब, ठीक है। फिर बंगला में कहते हैं बोई, क्या कहते हैं? बोई। फिर तमिल में पुस्तकम, फिर सिंधी में किताब, और उड़िया में बटी। उड़िया में क्या कहते हैं? बटी। फिर तीसरी है बिल्ली। तो हिंदी में बिल्ली कहते हैं, संस्कृत में बिडाल कहते हैं, फिर पंजाबी में बिल्ली कहते हैं, फिर बंगला में विडाल कहते हैं। देखो, संस्कृत में बी कहते हैं बिडाल, और बंगला में क्या कहते हैं? उसे वी कहते हैं, विडाल। फिर तमिल में पूनो, क्या कहते हैं? पूनो। फिर सिंधी में बिल्ली, और उड़िया में बिलेई, क्या कहते हैं? बिलेई। फिर एक और है सूर्य। तो हिंदी में उसे सूर्य कहते हैं, संस्कृत में भी सूर्य कहते हैं, पंजाबी में सूरज कहते हैं, फिर बंगला में उसे सूरजो कहते हैं, फिर तमिल में सूर्यन कहते हैं, और सिंधी में सिज कहते हैं, और उड़िया में सूरज कहते हैं। तो देखिए, एक ही सूरज को अलग अलग भाषा में अलग अलग कैसे उसे कहा जाता है। और ये सारी हमारी भारत की ही भाषाएं हैं, है ना। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी अलग अलग बोलियां होती है। तो जिसके कुछ उदाहरण हमें आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो बच्चों, ये था हमारा भाषा जो हमने सीखे। तो भाषा के 2 रूप हमें यहाँ पे बताए गए हैं। कौन से थे वो दोनों रूप? एक मौखिक और एक लिखित। अब हम पढ़ते हैं व्याकरण, जो भाषा की दृष्टि से बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो भाषा में शुद्धता नहीं आएगी। इसलिए भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए किसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है? व्याकरण का। तो चलिए हम पढ़ते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 में दिया हुआ है व्याकरण। तो देखो बच्चों, पहला एक चित्र बना हुआ है, एक लड़की है और वो सूरज निकल रहा है ना। तो वो क्या कह रही है? सूरज निकल रही है। उसने क्या कहा? सूरज निकल रही है। तो बताइए, क्या ये वाक्य सही है? जी नहीं, ये वाक्य बिल्कुल गलत है। तो ये व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? सूरज के लिए स्त्रीलिंग आता है कि पुल्लिंग आता है? पुल्लिंग आता है। यहाँ पे स्त्रीलिंग वर्ड का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सूरज निकल रहा है। तो ये सेंटेंस वाक्य की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से ये गलत है। अब देखो, यहाँ पे एक और उदाहरण दिया हुआ है। ये 2 बच्चे हैं, ये दोनों क्या कह रहे हैं? देखो, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। क्या कहा है यहाँ पे? देखो, तुम्हारे को दादी जी बुला रहा है। तो यहाँ पे ये वाक्य सही है? नहीं, ये वाक्य भी गलत है। पहले तो यहाँ पे क्या आएगा? दादी जी है, दादी जी के लिए बुला रहा आएगा? नहीं, क्या आएगा? दादी जी बुला रही है। एक तो ये यहाँ पे गलत है, और दूसरा यहाँ पे तुम्हारे है, तो तुम्हारे के जगह क्या आएगा? तुम्हें। क्या आएगा? तुम्हें।
फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा पूरा, तुम्हें दादी जी बुला रही है। ये सही सेंटेंस होगा। तो ये दोनों सेंटेंस जो दिए हैं हमें उदाहरण के लिए, ये दोनों क्या है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऊपर दिए दोनों ही वाक्य गलत है क्योंकि इन्हें लिखने में भाषा के नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है। यस, भाषा के जो नियम है उसको ध्यान में रखकर नहीं लिखा गया है, इसलिए ये दोनों सेंटेंस क्या है, गलत है। तो पहले सेंटेंस में सूरज पुल्लिंग शब्द है और उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ हुआ है, स्त्रीलिंग, इसलिए वो गलत है। तो सही वर्ड क्या आएगा, सूरज निकल रहा है। और दूसरे वाक्य में तुम्हारे को गलत शब्द का प्रयोग हुआ है और दादी जी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं। तो सही वर्ड क्या होगा, तुम्हें दादी जी बुला रही है। तो ये सही वर्ड होगा। तो चलिए अब हम व्याकरण की परिभाषा पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। भाषा व्याकरण का शुद्ध रूप ही क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अगर भाषा को अगर शुद्ध रूप से लिखना हो, बोलना हो, पढ़ना हो तो हमें किसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, व्याकरण का, जो हम पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो बच्चों, ये था आज का हमारा पाठ। तो आज के पाठ में हमने क्या पढ़े, भाषा और व्याकरण। तो चलिए एक बार संक्षिप्त में इसका रिवीजन कर लेते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार प्रकट करता है। फिर भाषा के कितने रूप बताए हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक यानी बोलकर और लिखित यानी लिखकर। फिर भाषा को लिखने व पढ़ने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। फिर व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। तो ये कुछ बातें आज हमने इस चैप्टर में पढ़ी कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। और भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। और मनुष्य अपने विचार को, अपनी बातें को, अपनी भावनाओं को जो उसे कहना है वो कहने के लिए जिस साधन का उपयोग करता है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। और भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए, बोलने के लिए और पढ़ने के लिए हमें किसका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, व्याकरण का। ये सारी बातें आज हमने इस पाठ में सीखे। तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको घर पे इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। अब मिलते हैं हम हमारी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।